हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजे क्लासेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन सीरीज डे 3। आज हम अपनी यूनिट 1 जो हमारी नेशनल इनकम वाली है उसके आज हम पूरे थ्योरी पोर्शन को एंड करने वाले हैं। देखिए बेटा, आपका जो टोटल आपको ही पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी यूनिट दी हुई है, तो यूनिट 1 आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी के मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा आप बस इतने अच्छे से याद करके चले जाना, बहुत आराम से नैया पार लग जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद जो अगली यूनिट है मनी एंड बैंकिंग हमारी, वो बहुत छोटी सी है, वो मे बी एक ही दिन में, मतलब कल मतलब डे 4 जो होगा उसमें वो कंप्लीट हो जाएगी, मनी एंड बैंकिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नीट पड़ी तो एक एक्स्ट्रा बना देंगे, वैसे नीट बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है। तो हम अपने 20 डेज की जो रिवीजन सीरीज है इसको हम टाइमली हमें आपको करते रहना है। ठीक है। आज हम बिना टाइम वेस्ट करे डे 3 पे चलते हैं। डे 3 पे क्या है बेटा, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें मैंने डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा गया डिफरेंस बताइए फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट्स में। तो देखो बेटा, हमें ही पता है इनपुट लेके हम सभी अपना क्या बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। इनपुट की मदद से क्या बनता है, आउटपुट। इनपुट में बेटा दो तरह की चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको भी देखा होगा, एक तो हम लेते हैं फैक्टर सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर हम दूसरा लेते हैं हमारे रॉ मटेरियल। तो फैक्टर इनपुट होते हैं बेटा जो हमारे प्रोडक्शन में यूज होते हैं, दैट इज हमारी फैक्टर सर्विसेज, उन्हें कहते हैं हम अपना फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट में आते हैं हमारे रॉ मटेरियल, जिनकी मदद से बेटा हम क्या बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। तो देखिए, फैक्टर इनपुट वो रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, और नॉन फैक्टर इनपुट में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो यूज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जबकि नॉन फैक्टर इनपुट में आते हैं पेरिशेबल गुड्स एंड सर्विसेज। पेरिशेबल मतलब जो खत्म हो जाते हैं एक बार यूज करते ही। आइडेंटिटी, बेटा इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने मशीन की मदद से प्रोडक्शन बनाया, गुड्स बनाए। तो जब मैंने गुड्स बनाए मशीन की मदद से, तो बेटा मशीन कोई गायब हो जाएगी, मेरी मशीन तो वहीं की वहीं रहेगी। आज मैं आज गुड्स बनाऊंगा, अगले दिन भी इसी मशीन से बनाऊंगा, तीसरे दिन भी इसी से बनाऊंगा। हाँ, नॉन फैक्टर इनपुट में मेरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। क्यों आइडेंटिटी लूज हो जाएगी बेटा, क्योंकि इन गुड्स की मदद से प्रोडक्ट बन गया है। जैसे दूध से पनीर बनाया तो दूध तो गायब हो गया ना, अब वो सिर्फ क्या है, हमारे पास पनीर है हमारे पास। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी गायब नहीं होती, यहाँ पे आइडेंटिटी गायब हो जाती है। ऑल्टरनेट नेम इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, इसको कहते हैं प्राइमरी इनपुट। ये हमारा कैसे इनपुट है, प्राइमरी पहले। ये हमारे कैसे इनपुट है, सेकेंडरी इनपुट्स है। ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंस बताइए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। बेटा देखिए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जितनी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जनरेट किसने की है, रेसिडेंट ने और नॉन रेसिडेंट ने। ये किसने जनरेट की इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी चाहिए। जैसा हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था, मैंने बताया था जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं नेशनल इनकम से, तो हम क्या करते थे, याद करो, एनएनपीएफसी में से नीफिया माइनस करते थे। और फिर नीफिया का फॉर्मूला क्या होता था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फीफा, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते थे, यहाँ माइनस होता था तो यहाँ क्या आ जाता था, प्लस। तो देखो आप ध्यान से, डोमेस्टिक इनकम में क्या हो रहा है, नॉन रेसिडेंट का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो डोमेस्टिक इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेसिडेंट की इनकम है या नॉन रेसिडेंट की। इसी तरीके से नेशनल इनकम वही जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई या कहीं बाहर जनरेट हुई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये होनी किसकी चाहिए, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की, तब उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। या तो वो हमारे देश के अंदर जनरेट हुई है हमारे लोगों ने, या ये इनकम जनरेट हुई है किसी विदेश में लेकिन है किसके, हमारे देश के लोगों की, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। कॉन्सेप्ट, ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और ये हमारा एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। नीफिया, इसके अंदर नीफिया नहीं आता और इसके अंदर नीफिया आता है। जानते हो इस क्वेश्चन को कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कोई बेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम पूछूं जीडीपी एमपी और पूछने लग जाए जीडीपी एफसी में अंतर बताओ। ये ग्रॉस वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जिसमें मार्केट प्राइस होता है, ये ग्रॉस वैल्यू जिसमें फैक्टर कॉस्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एनआईटी इंक्लूड होता है, इसके अंदर एनआईटी इंक्लूड नहीं होता। जैसे मैंने बताया था ना, डीफिया इंक्लूड नहीं होता, यहाँ इंक्लूड होता है। तो अगर कोई सा भी डिफरेंस ऐसे किसी भी बेस का है, आप इसकी मदद से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समझाने का केवल एक पर्पस था। जैसे आपका कभी पूछ लेगा, बताओ एनएनपी में और जीएनपी में डिफरेंस बताओ, तो एक तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी और दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, क्योंकि ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का अंतर होता है। आप इस बेसिस पे इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिफाई करना है बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखिए बेटा, ये स्टॉक और फ्लो एक छोटा सा मेन टॉपिक है। होता क्या है, ये हमारे कुछ वेरिएबल होते हैं। स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। फ्लो हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर वो है पॉइंट, जैसे मैं आज कहूँ आज 4 बजे, मैं कहूँ शाम को 6 बजे, या मैं कहूँ 31 मार्च को, मैं कहूँ 1 अप्रैल को।
फ्लो होता है एक पीरियड, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक बाल्टी पानी है, या नल में से पानी बह रहा है, जो पानी नल में से बह रहा है वो फ्लो है, और ये क्या है, मेरा स्टॉक है। तो ये पूछा जा सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जो मुझे मोर 10 इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे नेशनल इनकम, बेटा इनकम एक फ्लो होती है, क्योंकि वो हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम की होती है। किसकी होती है, एक पीरियड की होती है। मनी सप्लाई स्टॉक होता है, क्योंकि वो किसका होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आज एग्जैक्ट, ये बैंकिंग में भी आता है कि किस टाइम की है। प्रोडक्शन, बेटा प्रोडक्शन एक दिन का नहीं होता, प्रोडक्शन हमेशा किसका होता है, पीरियड का होता है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल, आपने सुना होगा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल हमेशा एक डेट को देखी जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ डाले। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है तूने बिजनेस किया था 1 करोड़ से शुरू, आज तेरे बिजनेस की वैल्यू 100 करोड़ है, तो ये तेरी कैपिटल फॉर्म हुई है। तो कैपिटल फॉर्म एक दिन में तो नहीं होती, कैपिटल फॉर्म किस में होती है, एक पीरियड में। तो इसको हम कैसा कॉन्सेप्ट कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेविंग्स, सेविंग्स मतलब होता है पैसे बचाना। बेटा सेविंग जो होती है वो एक दिन की नहीं होती, एक पीरियड की होती है। जैसे मैंने पूरे मंथ में 10,000 रुपए बचाए, तो ये मेरे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मतलब जो पैसा एक पीरियड में बचाया जाता है। डेप्रिसिएशन, हम सबको पता है किसी भी एसेट्स की वैल्यू का गिरना। एसेट्स की वैल्यू एक दिन में नहीं गिरती, वो हमेशा किस में गिरती है, एक पीरियड में गिरती है। तो क्या है वो, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ शुगर मिल, जैसे मैं पता करना चाहूँ हमारे यहाँ शुगर मिल कितनी है, तो जैसे जनगणना भी एक दिन होती है, तो शुगर मिल भी एक ही दिन काउंट होंगी। जैसे मैं आज गया काउंट करने कि मेरे एरिया में कितनी शुगर मिल है, तो बेटा ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मेरा क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मिनरल वेल्थ, हमारी संपत्ति, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है। भैया आज ही तो बोलेंगे आज कितनी है मेरे पास, कितने रुपए हैं, इतने हैं भैया। हमारे देश की कितनी मिनरल वेल्थ है। इन्वेंट्री स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेंट्री। जैसे आज गया तुम्हारे ऑनर ने कहा भाई चेक करके बताओ तुम्हारे पास, जैसे तुम फोन बेचते हो, कितने फोन है तुम्हारे पास, तो तुमने बोला भैया हमारे पास 10,000 फोन के वो है पीसेस। तो ये तुम्हारा कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि मेजर किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमेशा याद रखना, स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम। इसके बेसिस पे आपको रीजन देना है। आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेगा, ठीक है, या वन ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है। शॉर्ट में दे दिया कि मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, कमेंट करो। तो हाँ जी, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किस पे मेजर किया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बस यही तो रीजन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्लासिफाई करना है एज बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हमें बताना है कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिस बता दूं, हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके। जो गुड्स यूज होते हैं कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, वो होते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज होते हैं रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे फर्नीचर खरीदा एक हाउस होल्ड ने, हमारे लोगों ने खरीदा, तो ये क्या है, हमारा फाइनल है। क्यों, क्योंकि उसका किसके लिए यूज हुआ है, उसके भाई फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुआ है। ठीक है बेटा। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, स्कूल ने खरीदा, ये भी फाइनल है, क्योंकि स्कूल वाला उस फर्नीचर को यूज करेगा बच्चों को बढ़ाने के लिए। टेबल फैन परचेज बाय अ डीलर, बेटा एक डीलर ने खरीदा है। डीलर कौन होता है, जो टेबल फैन बेचता है, तो रीसेल हो गया। तो रीसेल को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि किसके लिए खरीदा गया है, रीसेल के लिए। टेबल फैन परचेज बाय हाउस होल्ड, घर वाले ने फाइनल टेबल फैन यूज किया, तो फाइनल है, क्योंकि क्या है, उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट है। बस खरीदी स्कूल वालों ने, तो बस स्कूल वाला खरीदता है, तो क्या कहते हैं उसे, फाइनल गुड्स, क्योंकि वो इसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट है। स्कूल एक वही है कि एक साल ही बस यूज करेगा, वो अब सालों साल तक यूज करता रहेगा, और उस बस की मदद से वो क्या करेगा, अपने बच्चों की ट्रेवलिंग एक्सपेंस को बियर करेगा। कार खरीदी एक हाउस होल्ड ने, फाइनल गुड्स है। ठीक है भैया। कंप्यूटर है स्कूल लैब में, तो बेटा फाइनल है, क्योंकि वो फाइनल इन्वेस्टमेंट है, कंप्यूटर जो पड़े। फ्रूट खरीदे जूस सेलर ने, इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो उनका फर्दर प्रोडक्शन, मतलब जूस फ्रूट्स की मदद से क्या बनाएगा, फ्रूट जूस बनाएगा। जैसे बनाना शेक आप पीते हो, तो वो केले यूज करेगा, तो केले क्या है, उसका इंटरमीडिएट गुड्स है। चौक परचेज बाय स्कूल, चौक खरीदी। अब बिना चौक की मदद से क्या पढ़ाया जा सकता है, नहीं। तो ये क्या है बेटा, प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब सर्विस देने में क्या आ रहा है, ये काम आ रहा है। चौक यूज कर रहा है, ठीक है, अगर मार्कर यूज कर रहा होता है, तो ये सारे कैसे प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट। इसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ही बोल सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट तो उसे बोलते हैं ना, जो रुपए आप लगाते हो किसी चीज में, जिससे आपको रिटर्न मिले, आप किसी गुड्स और सर्विस को बनाने में मदद करो। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने सामान खरीदा, क्योंकि किसके लिए यूज हुआ है, कंजम्पशन के लिए। ठीक है। देखिए बेटा, इसको आप है ना एक चीज में वर्ड में कंफ्यूज मत होना। कभी कभी है ना, मैं पहले के लिए कर देता हूँ, इसकी जगह इन्वेस्टमेंट की जगह कंजम्पशन वर्ड भी यूज करते हैं, जैसे ये वाला इन्वेस्टमेंट है हाउस होल्ड। क्योंकि कंजम्पशन का मतलब या तो गुड्स कंज्यूम करना या उन गुड्स को यूज करना। आप इन्वेस्टमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, कंजम्पशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं आगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए बेटा, ये फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम वो अर्निंग इनकम होती है जो फैक्टर सर्विस दे के हमें क्या होती है, मिलती है। जिसमें हम क्या देते हैं, कोई फैक्टर सर्विसेज देते हैं।
लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसमें कोई भी फैक्टर सर्विस नहीं दी जाती, जो बिना किसी फैक्टर सर्विस दिए हमें मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम। कॉन्सेप्ट, बेटा फैक्टर इनकम को अर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि हमने कुछ दिया उसके बाद हमें फैक्टर इनकम मिली। जबकि ट्रांसफर इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, हमने कुछ दिया नहीं है, बस वो हमें मिली है, हमने कोई इसके लिए काम नहीं किया। इसलिए बेटा फैक्टर इनकम को तो इंक्लूड करते हैं नेशनल में भी डोमेस्टिक में भी, लेकिन ट्रांसफर को ना तो नेशनल में यूज करते और ना ही डोमेस्टिक में यूज करते। फैक्टर के एग्जांपल है, फैक्टर सर्विस देने से क्या मिलते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर के एग्जांपल क्या है, स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो ये किसके एग्जांपल है, ट्रांसफर इनकम के। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्या होता है, पेंशन दी जाती है, कोई रिटायर्ड है, रिटायर का मतलब होता है जो बंदा जॉब छोड़ के जा रहा है, उस रिटायर बंदे को पेंशन मिलती है, ठीक है, या आर्मी वालों को मिलती है, तो बेटा वो फैक्टर इनकम है। याद रखना, अगर किसी को पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, ये मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, ये हमारी क्या है, ट्रांसफर नहीं है, ये हमारी क्या है, फैक्टर है, क्योंकि ये क्या है, हमारी डेफर्ड वेजेस। ठीक है, तो ये हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं बेटा, फैक्टर इनकम के। अगर आपको कभी किसी वर्ड का मीनिंग ना क्लियर हो तो आप कमेंट में डाला करो, मैं उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं बेटा। अब हमारे यहाँ ये टॉपिक पूरे हो गए, बस ये 3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा में डाले हुए हैं, इन्हें आप रीड कर लेना, मैं एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ, ठीक है। ये इतने सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस। देखो बेटा, हमें पता है डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेक्टेड होता है, हमें पता होता है हमारी एसेट की वैल्यू गिरेगी क्योंकि हमने उसे यूज किया है, टाइम बीत गया तो भी हमारी एसेट की वैल्यू गिरेगी। ठीक है, मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू गिरना जो एक्सपेक्टेड कारण होता है उसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। कैपिटल लॉस होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो उससे हमारी एसेट्स की वैल्यू गिर गई, तो वो क्या है, हमारा कैपिटल लॉस। ठीक है, डेप्रीसिएशन को हम कंसिडर करते हैं लेकिन हम कैपिटल लॉस को कंसिडर नेशनल इनकम में नहीं करते। रियल फ्लो, और ये कटिंग हो गई, रियल फ्लो बेटा है मनी फ्लो, ये मनी फ्लो लिख रहा है। रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है, देखिए बेटा, रियल फ्लो में अभी हमने पहली वीडियो में, जब आप सबसे स्टार्टिंग में जाओगे ना डे 1 पे, उसमें मैंने कराया था। रियल फ्लो में क्या होता है, हमारा ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है, हाउस होल्ड फर्म को देती है फैक्टर सर्विस, और फर्म हाउस होल्ड को देते हैं गुड्स एंड सर्विस। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है, हाउस होल्ड देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म उसके बदले क्या देती है, जितने भी हमारी फैक्टर पेमेंट देती है, इसे कहते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या बताया था, फिजिकल फ्लो। और मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। तीसरा डिफरेंस, रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्व नहीं होती, नॉमिनल फ्लो में मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन है, स्टॉक और फ्लो में अंतर। स्टॉक क्या होता है बेटा, जो किस पे मेजर किया जाता है, एक पीरियड ऑफ, वो सॉरी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और फ्लो क्या होता है, जो मेजर किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम पे। स्टॉक हमारा कैसा है, स्टॉक की टाइम डायमेंशन है ही नहीं, जबकि फ्लो की क्या होती है, टाइम डायमेंशन होती है, बुक में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, जो हमारे स्टॉक के एग्जांपल दे देना, स्टॉक के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, और फ्लो के अंदर क्या क्या आता है। स्टॉक के ऊपर भी मैंने पूरे वीडियो में डिस्कस किया ना, स्टॉक में क्या है और फ्लो में क्या है, तो वही आपका एग्जांपल है इसके अंदर। अगला पूछा गया सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, आप एमसीक्यू के लिए पढ़ लीजिए, वैसे मैं एक वीडियो लाऊंगा अलग से एमसीक्यू की भी। सिटीजनशिप होता है जब एक देश की नागरिकता मिलती है, कि तुम इस देश के क्या हो, नागरिक हो। रेसिडेंट मतलब होता है खाली निवासी, कि तुम यहाँ रह रहे हो। जरूरी नहीं कि हर रेसिडेंट वहां का सिटीजनशिप हो, ठीक है। सिटीजनशिप जैसे तुम्हारा अक्षय कुमार, आप जानते होंगे, उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है, कनाडा की है। सिटीजन मतलब होता है तुम वहां के नागरिक हो, रेसिडेंटशिप केवल ये प्रूव करती है कि तुम यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, बेटा इसमें इनके हमें फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने देखा होगा, इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, वो सॉरी, उसका ये एनडीपी निकलेगा, फिर इसमें हम नीफिया ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है। ये वाला क्वेश्चन जो होगा, आपने इसमें फॉर्मूला इसका पूरा एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है इसके अंदर क्या क्या आता है। तो बेटा जब मैं ये वाली चीज कराऊंगा ना, आपकी एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स की, एक वीडियो अलग से बनेगी पूरी रिवीजन सीरीज में न्यूमेरिकल्स की। जब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो इसके अंदर वही चीज बतानी है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बेटा ये क्वेश्चन है वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, हमें भी पता है कि जब कोई गुड्स एक स्टेज से दूसरी जगह जाता है, जैसे आपने वही नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, किसान ने क्या उगाए, वीट उगाए, फिर वीट गए किसके पास, मिलर के पास, उसने उससे क्या बनाया, आटा बनाया, ठीक है, मैदा सॉरी, मैदा की मदद से एक बेकर वाले ने उसने क्या बनाया, केक बनाया, फिर बेकर वाले ने केक को मार्केट में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो हर स्टेज पे वैल्यू लगती है। अगर मानो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने 100 रुपये आगे दिया, उसने 120 में ट्रांसफर किया, इसने 150 में, और यहाँ कस्टमर तक पहुंचा 200 में, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो बेटा ये डबल काउंटिंग है।
क्योंकि अल्टीमेटली जब 100 रुपए से ये 120 बनाया, तो इसने केवल कितने रुपए जोड़े थे? 20। जब इसने 120 से 150 बनाया, तो इसने केवल कितने रुपए जोड़े? 30। इसने 200 रुपए, इसने केवल कितने जोड़े? 50। तो बेटा वैल्यू एडेड क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग क्यों? 100 रुपए हमने यहाँ भी जोड़ लिए, और इस 120 के अंदर भी तो यही तो 100 इंक्लूड है, नए कितने हैं? 20। तो ये 100 तो 2 बार इंक्लूड हो गए। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने का पहला मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मतलब इन सबको तो देखो ही मत, केवल किसको देखो? लास्ट में जो आउटपुट जा रहा है, कितने रुपए? 200 रुपए, क्योंकि 200 में सब मिल चुका है ऑलरेडी। या इसका एक दूसरा मेथड भी है इसको अवॉइड करने का, वैल्यू एडेड मेथड। जैसे यहाँ कंसिडर करा हमने 100 रुपए, यहाँ का कंसिडर करा केवल 20 रुपए, यहाँ का कंसिडर करा केवल 30 रुपए, यहाँ का कंसिडर करा 50 रुपए, तब भी तो देखो आंसर कितना आ रहा है? 200। तो इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। तो हमारे पास डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसा राइज होती है? जब एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेजेस से गुजरता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं। तो उन एरर को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, दो मेथड होते हैं, फाइनल आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड, जिसकी मदद से हम इस एरर को बदल सकते हैं। इसी के साथ हमारी पहली यूनिट की रिवीजन सीरीज पूरी हुई। आपका अगर पहली यूनिट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बेटा, इसी में से आएंगे। ठीक है। इतने अच्छे से इन्हें पढ़ के जाना। ठीक है। बाकी आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में फिर भी अलग से डाउट आता है, कमेंट में भेजिए कि भाई भैया हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।